चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जी, जैसे कि लास्ट क्लास में बेटा हमने 186 कंप्लीट कर लिया था विद सेक्शन, सॉरी, सब सेक्शन 1 से लेकर 13 तक। ठीक है। आज भी हमारा एक सेक्शन है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है सेक्शन 186 से ही, दैट इज 187। ठीक है। तो 187 क्या है, जरा सुनो। प्रीवियस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। किसका जिक्र हुआ था? तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। सुनिएगा ध्यान से, ये सेक्शन क्या बोला, छोटा सेक्शन है, जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। एक छोटा सा ना कॉन्सेप्ट सुनिए। सर कंपनी है, क्या है बच्चे? कंपनी है। अब कंपनी जो है ना, वो मान लो इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है कहाँ पे? अदर कॉर्पोरेट्स में या बॉडी कॉर्पोरेट्स वटेवर, या फिर किसी दूसरे पर्सन्स को लेके। ठीक है। पर्सन्स में वो व्यक्ति नहीं आता था बेटा हमारे 186 में जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है। बोलो भैया। अच्छा, अब क्या कर रहे हो? कर सकते हो? हाँ या ना? तो ये तो 186 बताएगा हमें, है ना, विद इन लिमिट, विदाउट लिमिट, दोनों ही सिचुएशन हम 186 में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, कंपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रही है दिस 186 में, ये इन्वेस्टमेंट किसके नाम पर होगा? हाँ जी। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होगी? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम पे होगी? क्या मेंबर्स के नाम पे होगी? हाँ जी। या सब्सिडरी के नाम पे होगी? या होल्डिंग के नाम पे होगी? किसके नाम पे होगी? तो यहां पर हम कवर करेंगे सेक्शन 187 को, कि भैया जो आप 186 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो दोस्तों? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होनी चाहिए? तो सेक्शन 187 कहता है भैया ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन द नेम ऑफ कंपनी। यानी कि जो सेक्शन बोल रहा है बेसिकली वो ये बोल रहा है भाई, जो इन्वेस्टमेंट जितने भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि कंपनी का जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है किसी भी फंड्स में, वो किसके नाम पे होना चाहिए बेटा? कंपनी के नाम पर ही होना चाहिए। और किसी के नाम पर नहीं होगा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम पे नहीं होगा, मेंबर के नाम पे नहीं होगा, किसी सब्सिडरी के नाम पर नहीं होगा। वो किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी के खुद के नाम पर ही इन्वेस्ट होना चाहिए। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, विल अंडरस्टैंड। पहले मुझे बताओ, समझ में आया? पक्का? तो 187 बेसिकली इसकी बात करता है, लिखना जरा इसको। Yep, हो गया जी।
चलो एक बार इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लिख लो। सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 कहता है ऑल इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड बाय अ कंपनी इन एनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज और अदर एसेट्स में shall be made and held लुक बातें मत करो। देखो क्या कर रहा है। सभी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रही है या होल्ड कर रही है, ठीक है, बाय कंपनी इन किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी सिक्योरिटीज में और किसी भी अदर एसेट्स में, ठीक है, तो शेल बी मेड या हेल्ड बाय इट ओन नेम। मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट आपने क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पे होनी चाहिए बेटा, कंपनी के नाम पर ही होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली स्पेसिफाइड इन सेक्शन 187 सबसेक्शन 1। समझ में आया। अब इसके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है इसके कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्शन पहले आप इधर आइए। देखो, अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी सेक्शन 187 कहता ऑल इन्वेस्टमेंट मेड और हेल्ड बाय कंपनी इन एनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी और अदर एसेट्स शैल बी मेड और हेल्ड बाय इट्स ओन नेम। ठीक है, अब जरा से सुनना। द रिक्वायरमेंट दैट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी मस्ट बी हेल्ड इन its own name. It confines that only those investments which are made by it on behalf and not on behalf of someone else. मतलब कंपनी ने जो अपने बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करा है उसकी बात हो रही है, किसी और की इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर बात नहीं हो रही है। इन दिस केस वेर अ कंपनी इज ट्रस्टी, द इन्वेस्टमेंट इज सपोज टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ द ट्रस्ट एंड नॉट इन ऑन नंबर। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, ट्रस्ट ही जानते हो। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट जैसे आपने सुना होगा टाटा ट्रस्ट करके है कुछ। अब मान लो मैंने ना एक कंपनी बनाई, सेक्शन 8 कंपनी। क्या बनाई, सेक्शन 8 कंपनी, और मैंने बोला भैया ट्रस्ट है, एक तरीके से ये दूसरों के लिए काम करेगा, बेनिफिशियरीज के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, बेनिफिशियरी के लिए। यानी कि जो ट्रस्ट जो होल्ड करता है ना सिक्योरिटी, वो अपने भी हाथ में होल्ड कभी भी नहीं करता, वो किसके लिए करेगा, बेनिफिशियरीज के लिए। किसके लिए, बेनिफिशियरी। तो यहाँ पर बेटा जरूरी नहीं है फिर ट्रस्ट के केस में आप क्या करो बेटा, इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे होल्ड करो, वहां पर किसके नाम पे भी हो सकती है, बेनिफिशियरीज के नाम पे भी हो सकती है। देयरफॉर, सॉरी, therefore, investment by the company as a trustee and held in the name of beneficiaries ये अलाउड है जी। कि आप बेनिफिशरीज के नाम पे क्या कर सकते हो बेटा, इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हो। समझे, यानी कि सिंपल सी बात है सर। नॉर्मल केसेस में कंपनी, मतलब जो कंपनी जिस कंपनी के बिहाफ में जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। अगर आपने किसी और के बिहाफ में इन्वेस्टमेंट करा है तो भैया वो किसी और के नाम पे हो सकते हैं, जरूर नहीं वहां पर वो कंपनी के नाम पर ही हो। ठीक है, अब देखो क्या लिखा था, प्रोविजो टू सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, कंपनी में होल्ड शेयर्स इन। अच्छा, ये एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या शुरू हो गया हमारा,
एक्सेप्शन शुरू हो गया है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या कह रहा है? कंपनी मे होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी कंपनी in the name of nominee या nominees of the company if it is necessary to do so to ensure the number of member of the subsidiary company is not reduced below the statutory limit। अब जरा इधर आओ ध्यान से, ये एक्सेप्शन क्या है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये दिस इज एक्सेप्शन नंबर 1। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सेप्शन नंबर 1। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। लेट अस अज्यूम देयर इज अ कंपनी, ठीक है। अब कंपनी ने ना इन्वेस्टमेंट करी हुई है किसी दूसरी कंपनी में, और ये कंपनी लेट अस अज्यूम इसकी सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी है। तो क्वाइट ऑब्वियस ये कौन सी कंपनी हो गई? होल्डिंग कंपनी हो गई। अब सुनो, जो इन्वेस्टमेंट आपने किस कंपनी में करा हुआ है, तो भैया आपने क्या बाय करे होंगे यहाँ पे? शेयर्स बाय करे होंगे। तो ऊपर लॉ बोल रहा है ना, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होनी चाहिए बेटा? ये वाली इन्वेस्टमेंट ओन नेम, यानी कि कंपनी के खुद के नाम पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, सपोज दो केस लेके चलता हूं यहाँ पे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या सिचुएशन हो रही है? जो सब्सिडरी कंपनी है ना, इसमें इन्होंने 99% शेयर्स होल्ड करे हैं। कितने शेयर्स होल्ड करे हुए हैं? ठीक है। और 1% जो शेयर्स होल्ड करे हुए हैं वो अदर पर्सन ने करे हैं, मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने और मिस्टर जेड ने, ठीक है। अब सुनो, 90 इस कंपनी में कितने नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर हो गए? टोटल शेयर होल्डर कितने हो गए जी? शेयर होल्डर बोलो या इसको क्या बोलो आप? मेंबर कितने? 4 हो गए। भाई एक तो एक्स वाई जेड इंडिविजुअल 3 हो गए और एक कंपनी इटसेल्फ हो गए, तो कितने शेयर होल्डर हो गए? भैया यहाँ पे मुझे बताना कोई सेक्शन ब्रीच हो रहा है क्या? अगर मैं यहाँ पर, अगर ये मान लो अज्यूम कर दें प्राइवेट कंपनी है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए भैया? या इसको छोड़ो, 186 इसको छोड़ो, आप एक एक बार बताओ, सेक्शन 3 पढ़ा होगा आप लोगों ने, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, है ना? वहां पर क्या था भैया, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 7। कितने पर्सन होने चाहिए? 7। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2। ओपीसी है तो 1, ठीक है। अब सुनो, अगर मान लो ये, इन दिस केस अगर ये बेटा प्राइवेट कंपनी है, तो क्या सेक्शन 3 का वायोलेशन हो रहा है क्या? नहीं। भाई 3% चाहिए, 2 चाहिए, कितने पर्सन है? वायोलेशन थोड़ी हो रहा है। हाँ, बेस इट इज ओके। तो आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनना, अगर मान लो ये पब्लिक कंपनी है, क्या है? बट पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7 सब्सक्राइबर चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? इंडिविजुअल कितने हैं? 3 है। और इंक्लूडिंग कंपनी 4 है। तो सर यहाँ पे तो वायलेशन हो गया। हो गया ना? अब सुनो, कंपनी क्या कर रही है इन दिस केस? कंपनी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी के नाम पे ट्रांसफर कर रही है। यानी कि कंपनी बेटा अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट वो किसके नाम पे कर रही है? इन द नेम ऑफ किसके? ए, बी, सी और डी। बोलो जी। हाँ। अच्छा क्यों कर रही है ये? ताकि स्टैच्यूटरी लिमिट पूरी हो जाए। अब जैसे ही बेटा 4 आएंगे, 3 ऑलरेडी हैं इंडिविजुअल, कितने हो गए? 7 मेंबर हो गए, इंक्लूडिंग कंपनी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो क्या अब स्टैच्यूटरी लिमिट फुलफिल हो गई है? बोलो बेटे। हाँ। तो दैट मीन सर, क्या इस केस में 187 आपको रोकेगा नहीं? क्योंकि 187 के तहत अपने नाम पे नहीं कर सकते हो, अपने ही नाम पे कर सकते हो, किसी और के नाम पे नहीं कर सकते हो। ये नॉमिनीज हैं क्या बेटा? ये नॉमिनी का पैसा तो कंपनी का ही है। पैसा किसका है? इनके नाम पे होल्ड कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? इनके नाम पे होल्ड करा जा रहा है। जैसा मान लो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं आपके नाम पे, आपका पैसा थोड़ी है। आप मेरे क्या हो?
नॉमिनी की तरह काम कर रहे हो। किसकी तरह काम कर रहे हो? नॉमिनी की तरह, राइट। तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होल्ड करी हुई है? नॉमिनीज के नाम पे। तो क्या ऐसा कर सकती है? तो ये बेटा एक्सेप्शन है, यानी कि यहाँ पे कहते हैं सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 शेल नॉट अप्लाई। तो यहां पर बेटा ये सेक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, अर्थात आप इस केस में किसी और पर्सन के नाम पे क्या कर सकते हो? इन्वेस्टमेंट होल्ड कर सकते हो। समझे? क्योंकि यहाँ पर स्टैचुरी लिमिट जो थी उसको हमें क्या करना था बेटा? मेंटेन करना था। समझ में आया? बोलिए जी। अच्छा, अब यहाँ केस नंबर 2 देखो। भाई इस केस में आपने कितने शेयर खरीदे हैं? अब मतलब केस नंबर 2 में आपकी जो कंपनी है वो क्या है? होली ओन सब्सिडरी है। क्या है? होली ओन सब्सिडरी है। तो होली ओन सब्सिडरी का मतलब ही क्या हो गया? 100% शेयर आपके पास है। अब मुझे बताओ, 100% शेयर्स का मतलब क्या प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी यहाँ पे? भाई एक ही मेंबर रहेगा फिर तो, कंपनी ही मेंबर रहेगी। तो यहाँ तो साक्षात वॉयलेशन हो रहा है किसका? सेक्शन 3 का। हाँ, वो तो मिनिमम 2 या मिनिमम 7 तो होने चाहिए। तो इसलिए भी इसको फिर होल्ड करना पड़ेगा शेयर किसके नाम पे? नॉमिनी या फिर नॉमिनीज के नाम पे आपको क्या करना पड़ेगा? होल्ड इन्वेस्टमेंट। और वो भी अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हो। समझ में आया? पक्का? लिख लो इस एक्सेप्शन को। क्या नहीं आया? देखो, ये कंपनी ने होल्ड करे हुए और एक पर्सन किसने होल्ड करे हुए? अगर मान लो ये जो कंपनी है ये कौन सी है? प्राइवेट है। फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2। यहाँ पे 3 है। प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। बट मान लो अगर पब्लिक कंपनी होती, तो पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 7 होने चाहिए। बट यहाँ तो इंक्लूडिंग कंपनी जा रही है। नहीं समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम शेयर्स किसके पास है? कंपनी 1% इनके पास है ना? तो इस 99% में से कुछ शेयर्स के आप अपने नॉमिनी को ट्रांसफर करोगे। आप बेच नहीं रहे हो, उनके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो, होल्ड करेंगे, हेल्ड करेंगे। क्या करेंगे? कंपनी की ही इन्वेस्टमेंट है, किसके नाम पे हो जाएगी? इनके ABCD के नाम पे, ठीक है, ताकि हम 7 नंबर को क्या कर सकें? अचीव कर सकें। ठीक है, वरना इसका तो वॉयलेशन हो गया। तो कंपनी बेटा अगर इस सेक्शन में वॉयलेशन करेगी सेक्शन 3 में, तो 3A क्या बोलता है कि कंपनी क्या हो जाएगी बेटा? एक तरीके से इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी ना। फिर उसकी जो सारी लाइबिलिटी है वो पर्सनली कौन होल्ड करेंगे? रिमेनिंग पर्सन। तो स्टैच्यूटरी लिमिट से तो कम होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पर इसलिए हमें कम से कम 7 लोग तो चाहिए ही चाहिए। ये कह रहे हैं, और जिसके लिए सारी इन्वेस्टमेंट तो कंपनी के पास है, इसलिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होल्ड करेगी? नॉमिनीज के नाम पे, ताकि उनको एज ए मेंबर हम वहां पे दिखा सके। ये कह रहा है वो। कंपनी लॉ इज नॉट अ कप ऑफ टी। घर पे रिवीजन कर रहे हो? वैसे आप लोगों ने वो सही किया था, नीचे ड्यूरेशन डाल दिया था। नाइस। बाकी तो नलायक है, लल्लू होंगे, पढ़ना तो है नहीं हमें। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ, अब वो चीज आप कर रहे हो फिर भी कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या बोलूं मैं इन लोगों को? कोई बात नहीं, थोड़ा सा मौसम ठंडा होने दो। मैंने कुछ सोचा है आपके लिए। एक्चुअली गर्मी है ना, तो थोड़ा सा
हो गया? तो बोलो लल्लूस। क्या कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करेगी अपने नाम पे करेगी? हाँ जी सर, कौन सा सेक्शन बोल रहा है? 187 सबसेक्शन 1। बट कैसे एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया कि अगर आप सब्सिडरी कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हो और स्टैच्यूटरी लिमिट के लिए क्या आप किसी और के नाम पे भी शेयर होल्ड कर सकते हो? यस, जिसको हम नॉमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनी बोलते हैं, ठीक है। चार्ट्स बनाया आपने? भेज नहीं मेरे को। अभी इनकम्प्लीट है। और रेजोल्यूशन वाला जरूर बना लो, है ना, वो जरूरी है। देखो ना, लास्ट में इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं पता था। अच्छा, एग्जाम फॉर्म सबके हो गए सबमिट? कोई रह तो नहीं रहा? तुम्हारा नहीं हुआ? कोई नहीं, आज एडिशनल फीस के साथ करवा लेना। कर देना इनका जरा, ठीक है। अरे तो बताना तो चाहिए। कुछ लोग तो मेरे पीछे पड़ गए थे। थे कुछ लोग। तुम्हें ही बताना चाहिए था। अब बताओ, एडिशनल फीस लगेगी अब तुम्हारी। हे भगवान। तुम्हारा हो गया था रानी? दिस इज डन। थैंक यू। अब इधर देखो। क्या लिखा? वेयर द शेयर्स ऑफ कंपनी वर रजिस्टर्ड इन द जॉइंट नेम ऑफ कंपनी and one of its director, it was held that director was a nominee of company for that uh, purpose and could not act jointly. He had no rights of own। मतलब अगर मान लो आपने किसी डायरेक्टर के नाम पे क्या कर रखे हैं बेटा, शेयर होल्ड करे हुए हैं, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? नॉमिनी। क्या ट्रीट करेंगे? नॉमिनी। और उसके अपने खुद के कोई राइट्स नहीं होंगे। सारे राइट्स किसके होंगे बेटा? कंपनी के होंगे। किसके होंगे? कंपनी के। समझा ना? अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जामिशन मिली हुई है इस पर्टिकुलर सेक्शन की। भाई एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, नॉमिनी के नाम पे आप शेयर होल्ड कर सकते हो। वहां पर 187 सब सेक्शन 1 का प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, देखो देखो। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डज नॉट प्रिवेंट ऑफ कंपनी। मतलब सुनो, सबसेक्शन 2 में, सॉरी, छुप ही गया भाई। किसमें बेटा? सबसेक्शन 2 में कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ सिचुएशन है जहां पर कंपनी किसी और के नाम पे होल्ड कर सकती है। किसको? इन्वेस्टमेंट को। सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 आपको रोकने वाला नहीं है। इसको आप प्रिवेंट नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है, देखो, ए, बी, सी और डी। तो ये चार केसेस बेसिकली हम अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, जहां पर कंपनी अपने शेयर्स किसी और के नाम पे होल्ड कर सकते हैं। अब वो कौन से केस हैं, देखो। सबसे पहला, from depositing with banks, being the banker of company, any shares or securities for the collection of any dividend interest payable on this। सुनो जरा भाई, कंपनी का काम, कंपनी का कोर बिजनेस के इन्वेस्टमेंट करना होता है क्या? नहीं। दूसरा, कंपनी की जो डिविडेंड इनकम आ रही है वो क्या बिजनेस की इनकम से अलग होगी? ऑफ कोर्स, बिजनेस की इनकम से तो अलग होगी ना आपकी। देखो, मेरा बिजनेस है फॉर एग्जांपल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने का, उसका रेवेन्यू मैं दिखाऊंगा ना भाई। मैंने इन्वेस्टमेंट करी, उससे जो उसका हिसाब थोड़ी लगाऊंगा मैं। उसका हिसाब लगाने के लिए मैं अपने कोर बिजनेस पर फोकस करूंगा। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, तो सुनो ध्यान से। 187 सबसेक्शन 2 का पॉइंट नंबर ए क्या बोलता है? कहता भैया, कंपनी ने अपॉइंट या किसी बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। किसके साथ बेटा?
किसी बैंक के साथ कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो बैंक है कंपनी के लिए रोल प्ले करेगा एज अ बैंकर। क्या करेगा बेटा? रोल प्ले करेगा एज अ बैंकर। मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए बैंक को हमने एज ए क्या बना रखा है बेटा? बैंकर बना रखा है। क्या बना रखा है? बैंकर, स्पेशली फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कंपनी नहीं चाहती वो जो शेयर्स उसने होल्ड करे हुए हैं ना, उसकी जो इनकम है कंपनी के इनकम से क्लैश हो जाए उसका, वो सेपरेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेपरेट। तो कंपनी ने क्या करा, अपनी इन्वेस्टमेंट है कि जो इसने शेयर्स वगैरह या सिक्योरिटी वगैरह हेल्ड कर रखे थे, वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिए। यानी कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट तो कंपनी नहीं किया हुआ है, कंपनी ने ही क्या करा हुआ है? इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके? बैंकर के नाम पे रखी हुई है। अच्छा सुनो, यहाँ पर कंपनी का पर्पस क्या है बैंकर के नाम पे रखने का? ताकि कभी भी फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सुनो ना, डिविडेंड क्लेम करना पड़ता है सम टाइम। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो भैया वो डिविडेंड अनक्लेम अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, और फिर वहां से वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाएगा। तो भैया कंपनी के पास ये थोड़ी काम है। तो कंपनी टाइम टू टाइम नहीं चेक कर सकती डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए बेटा उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होल्ड कर दी है? अब भैया बैंकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की? डिविडेंड को और इंटरेस्ट को क्या करना बेटा? कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? तो भैया यहाँ पे सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। कंपनी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर के नाम पे रख सकती है। समझे? लिखिए इसको। दिस इज केस नंबर 1, एक तरीके से सबसेक्शन 2 का। डन। बात नहीं भाई। क्या हो गई विक्रम? क्या पूछ रहे हो बताओ? कहाँ पे? ये कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट लिखा है? हाँ, क्या नालायक। दिस इज डन। ओके, नाउ लिसन प्लीज। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर ए। क्या हो गया बच्चे? पॉइंट नंबर ए। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर बी। कहते हैं फ्रॉम डिपॉजिटिंग। अच्छा, फ्रॉम वर्ड क्यों यूज होता है जानते हो? देखो क्या लिखा है, इसको यहां से पढ़ो। डज नॉट प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम। समझ रहे हो ना? प्रिवेंट मतलब रोक नहीं सकते। यू कांट स्टॉप द कंपनी, रोक। विद और ट्रांसफरिंग टू और होल्डिंग इन द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब
कंपनी जो है वो शेयर्स कहाँ डिपॉजिट कर रही है बच्चे? एसबीआई में। या होल्ड कर रही है, ट्रांसफर कर रही है किसके नाम पे? एसबीआई के नाम पे। या फिर कोई भी शेड्यूल बैंक किसके नाम पे बेटा? किसी भी शेड्यूल बैंक के हिसाब से, बीइंग द बैंकर ऑफ कंपनी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर देयर ऑफ, मतलब शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। दूसरा देखो, हावेवर if within a period of 6 months from the date on which shares or securities are transferred by the company or to are first held by the company in the name of the State Bank of India or Scheduled Bank of said, no transfer of such shares or security take place. कहते हैं company shall soon as practicable after expiry of this period have the shares and security retransfer to it from the State Bank of India or Scheduled Bank, for as the case may be, again hold the shares and securities in its own name. अब ये क्या है सिचुएशन? इधर देख। अच्छा सुनिए, मान लो कंपनी के कोई शेयर ट्रांसफर होने, ट्रांसफर जानते हो ना? बोलो। हाँ बिल्कुल सर, ट्रांसफर जान रहे हैं। इधर देखो ध्यान से। तो सर यहाँ पर सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या कहता है कि सर कंपनी क्या है बच्चे? कंपनी है। और मान लो यहाँ पे कुछ शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, या कोई शेयर होल्डर ट्रांसफर कर रहा है, या कंपनी खुद ही अपने शेयर क्या करे बेटा? ट्रांसफर करे। तो कहते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफर शेयर्स बिटवीन शेयर होल्डर। अब आपने ना एक सेक्शन पढ़ा हुआ है 56, पढ़ा हुआ है सेक्शन 56 में शेयर ट्रांसफर को लेके क्या प्रोसीजर्स हैं? हाँ। क्या उस प्रोसीजर में समय लगता है? बोलो भाई लल्लू। हाँ, कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है? 30 डेज तो इनिशियल फॉर्म के लिए था, फिर 60 डेज और 90 डेज का क्राइटेरिया था, इफ यू रिमेम्बर राइट। पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे क्या मतलब? पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। नालायक हो तुम, पढ़ोगे बस। अब सुनो, ये जो कंपनी है ना, इन पीरियड कंपनी का काम क्या है? शेयर ट्रांसफर करना है। कंपनी को देखिए लो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चेक करें शेयर ट्रांसफर, नहीं सर। कंपनी का अगेन, कंपनी का कोर बिजनेस क्या है? उसकी एक्टिविटी। उसके अलावा वो किसी और काम में इंडल्ज होने वाली नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ कंसिडर करें ट्रांसफर होगा नहीं होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ट्रांसफर और ट्रांसफर के बीच में, वो भी सॉल्व कर रहे हैं। इतना टाइम नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, और ना ही हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस काम के लिए अपॉइंट करा हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना, कंपनी बैंकर अपॉइंट कर देती है, ट्रांसफर एजेंट भी बोल सकते हैं उसको हम। क्या अपॉइंट कर देती है? बैंकर्स अपॉइंट कर देती है। और ये बैंकर बनने की जो मेन कैपेसिटी है वो किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर एनी स्केड्यूल बैंक। अच्छा, इसको क्या क्या पढ़ते हैं? शेड्यूल बैंक। शेड्यूल, शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल बैंक्स। भाई अंग्रेज पागल। आज तक हम इसको क्या पढ़ते थे? शेड्यूल। वो क्या पढ़ता था? शेड्यूल्स। मैं शेड्यूल भी नहीं होता प्रॉपर, शेड्यूल कुछ ऐसा होता समथिंग लाइक। हम क्या पढ़ेंगे इसको? शेड्यूल ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब सुनो ध्यान से इधर। तो सर यहाँ पर जनरली क्या हो रहा है? एसबीआई के नाम पे, या फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिए? शेयर्स या फिर कोई भी सिक्योरिटीज डिपॉजिट कर दी है सर। क्या कर दी है? डिपॉजिट कर दी है या फिर ट्रांसफर कर दी है इन द नेम ऑफ एसबीआई और शेड्यूल बैंक। ठीक है। बोलो बच्चे। अच्छा, तो सर अगेन यहाँ पर आप क्या कंपनी अपने नाम पे शेयर रख रही है? नहीं, किसी और के नाम पे शेयर होल्ड हो रहे हैं सर। वही बैंकर के नाम पे। किसके नाम पे? बैंकर के नाम पे। अच्छा सुनो, ये इसको ना क्यों रखा जा रहा है ऐसा? ताकि हम फैसिलिटेट कर सकें। क्या कर सकें बेटा? फैसिलिटेट्स कर सकें किसको? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर ट्रांसफर किसको बेटा? शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज के ट्रांसफर को भी आसान हो जाएगा ना ट्रांसफर। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, अब बैंक का तो काम ही ये सब है, तो बैंक अच्छे से कर पाएगा। तो इसलिए हमने बैंक के नाम पे शेयर ट्रांसफर कर दिए। समझ में आया? पक्का? अब सुनो ध्यान से कहानी है। कह रहा है इफ, अच्छा ये ना एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। जो मैं आगे बोल रहा हूँ क्या है? एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। भाई एक्सेप्शन क्या बोल रहा है? सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई। ये बोल रहा है ना एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का एक्सेप्शन क्या बोलेगा? अप्लाई हो जाएगा। नहीं आया? इधर देखो ध्यान से। अच्छा सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो जब आपने ट्रांसफर किया था, वहां से कितने महीने तक आप अलाउड हो?
6 मंथ तक आप शेयर इनके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो विद इन दैट पीरियड शेयर्स या अदर सिक्योरिटीज नॉट ट्रांसफर्ड, मतलब ट्रांसफर्ड नहीं हुई। ठीक है भाई, ट्रांसफर होगी फिर तो बात ही खत्म होगी ना। फिर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बेच दिया। फिर बेच दिया तो वो बंदा जाने वो किसके नाम पे होल्ड करता है। बट अगर ट्रांसफर नहीं हुई तो भैया ऑन एक्सपायरी ऑफ क्या, ऑन एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड वापस से जो सिक्योरिटीज है वो किसके नाम पे होनी चाहिए। नाउ सिक्योरिटीज रीट्रांसफर हो जाएंगी इन द नेम ऑफ, सॉरी नाम खा गया मैं, रीट्रांसफर इन द नेम ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी के नाम पे ये वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पर फिर से सेक्शन 187 सब सेक्शन 1 फॉलो करना पड़ेगा आपको। बोलो। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, ये तो बोलता है वो। तो 6 मंथ तक ट्रांसफर के पीरियड के दौरान आप बैंकर्स के नाम पे होल्ड कर सकते हो। बट यदि ट्रांसफर नहीं हो पाया ड्यू टू सर्टन रीजन या कुछ भी रीजन रहा हो, तो वापस से आपको रीट्रांसफर करना पड़ेगा किसके नाम पे, कंपनी के नाम पे। समझ में आए? पक्का? श्योर है? लॉक कर दिया जाए? तो ये क्या है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। भाई किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, डाउट में मत रहिएगा। हाँ वही होता है यार। प्रैक्टिकल तो यार बहुत कुछ होता है दोस्त। अब यहाँ पे दो दो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी करोगे आप। बट लेट अस अज्यूम ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है तो ये तो पॉइंट यही आएगा ना। ये तो तभी आएगा जब क्या है, ट्रांसफर का केस है। सेपरेट भी तो हो सकता है भाई, ट्रांसफर नहीं हो रहा है फिर डिविडेंड के लिए और किसके लिए कर रखा है आपने, इंटरेस्ट के लिए कर रखा है। हाँ सो जा बेटे, तो सो जा। लोरी सुना दो। सेक्शन 187। शर्म भी नहीं आती है सोते हुए। ये ले, एनर्जी वाइफ प्रॉब्लम। आज क्लास 3 बजे तक चलेगी, ठीक है? मेरी मर्जी। 3 बजे तक क्या मतलब, जब जब खत्म हो जाए वरना आज ये चैप्टर खत्म करके भेजूंगा तुम्हें, ठीक है? क्लास में, मैं भी क्लास में हूँ। हो गया जी। यार अगर ब्रजेश सर ने पहले बता दिया होता कल मैं तुम्हारी क्लास रख देता। पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती ना, मैं रख देता क्लास।
हो गया। तो ये हो गया पॉइंट नंबर बी। अब आइए सी पे। देखो जी सी क्या कह रहा है। फ्रॉम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ किसके, depository when such investment are in form of security held by company as a beneficial owner. Now, what is the basic concepts of this? आपने डिपॉजिटरी का नाम सुना है? अच्छा सॉरी, सी पॉइंट तो नहीं पढ़ा है ना, सीधे डी में कहाँ पहुंच गया? सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, फ्रॉम डिपॉजिटिंग विद और ट्रांसफरिंग टू एनी पर्सन एनी शेयर्स और सिक्योरिटी बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी लोन advance to the company or performance of any obligation undertaken by it। अच्छा सुनना है इधर देखो, पॉइंट नंबर सी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मान लो देयर इज अ कंपनी, कंपनी है, और लेट अस अज्यूम सर यहाँ पर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है जी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कंपनी को लोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। ठीक है, अब भैया सुनो, जनरली क्या होता है ना, बैंक जब भी लोन देते हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्रिएट करना चाहते हैं चार्ज वगैरह। यानी कि वो आपसे क्या कलेक्ट कर रहे हैं जी? कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्या कलेक्ट कर रहे हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब एक तरह से कुछ गिरवी रखवा रहे हैं। बोलो। हाँ। तो क्या मुझे एक बात बताओ, आपने एक सेक्शन पढ़ा था 44, पढ़ा था ना? और 44 में वहां पे पढ़ाया गया था आपको, शेयर्स या फिर जो सिक्योरिटीज होती हैं वो कंपनी के लिए क्या होती है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होते हैं जी? मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या बैंक एज ए कोलेटरल रख सकता है इसको? सॉरी, कंपनी एज ए कोलेटरल रख सकती है इसको? बिल्कुल रख सकती है सर। हाँ, अच्छा सुनना, जब आप कोलेटरल रखोगे अपने शेयर्स को बैंक के पास, तो वो हेल्ड कंपनी के नाम पे होंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम पे? ओनर तो कंपनी है, बट नॉमिनी तो ये हो गया ना, रिसीवर तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं, ये कहीं ना कहीं किसके नाम पे हेल्ड हो जाएंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम है। भाई कल को अगर हमने डिफॉल्ट कर दिया, आपने कल को डिफॉल्ट कर दिया, तो बैंक आपके शेयर्स को आसानी से बेच सकेगा ना। देखो, जब भी जैसे किसी गोल्ड मैन से, सुनार से आप कोई पैसे लेने जाते हो, मान लो सोने की चेन तुमने गिरवी रख दी, होता है ना पहले हिंदी मूवीज में पुरानी, माँ का मंगलसूत्र छुड़ाना है, राइट? तो वो क्या होता था, सोने का एक तरह से चैन है, वो आपने सोनार को दे दी, तभी तो पैसे देगा। वो बोलेगा, नहीं नहीं आप सोने की चैन खुद रखो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, कल को ले जाऊंगा। इज इट? ये तो बेवकूफी हुई ना, राइट? तो आप अपने पास पोजीशन रखोगे, पोजीशन किसके पास रहेगी? भले ऑनरशिप उसके पास हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पोजीशन किसके पास होगी? लेंडर के पास। किसके पास? हाँ, तो जिसके पास पोजीशन है उसी के नाम पे तो रहेगा ये पर्टिकुलरली। भले ओनरशिप किसी और के पास हो, बस पोजीशन किसके पास रहेगी बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास। तो अगेन, क्या ये एक तरीके से सेक्शन 187 सबसेक्शन 1 में कवर होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल गया कि एज ए कोलेटरल आप किसी और के नाम पे शेयर हेल्ड कर सकते हो, चाहे लोन हो चाहे कोई ऑब्लिगेशन हो, उसको पूरा करने के लिए। समझे? लिखो। आया कि नहीं आया? हाँ जी बोलो। हाँ जाओ। उसी को तो पोजीशन जाती है। पोजीशन किसकी जाएगी? उसकी तो जाएगी। वरना आपके पास क्या एविडेंस है शेयर आपके पास है? शेयर सर्टिफिकेट इज एविडेंसिंग डॉक्यूमेंट होता है ना, उसी के बेसिस पे तो रहेगा आपके पास कब्जे में। और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कोलेटरल का, मॉर्टगेज डीड या प्लेज डीड जो भी बोलते हैं उसको।
नहीं, डिविडेंड तो कंपनी को मिलेगा ना जब तक डिफॉल्ट नहीं हुआ है। देखो ना, आपने डिफॉल्ट थोड़ी कर दिया है, तो आपके पास सिर्फ पोजीशन है। ओनरशिप राइट किसके पास है? देखो, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने रिसीवर का, याद है ना? तो रिसीवर के केस में क्या होता था कि इंसॉल्वेंट हो गई है कंपनी, अब उसके सारे शेयर्स वेयर्स किसके नाम पे चले गए? रिसीवर के नाम पे। तो उस केस में डिविडेंड कौन रिसीव करता था? रिसीवर, है ना? बट द पॉइंट बीइंग, यहाँ डिफॉल्ट हुआ है क्या? यहाँ तो बेसिक आपने जस्ट पोजीशन दे दी किसके नाम पे, है ना? तो जो भी डिविडेंड्स वगैरह आएगा वो किसके नाम पे आएगा? कंपनी के ही नाम पे आएगा। ठीक है, वो आपको थोड़ी मिलेगा। अगर हाँ डिफॉल्ट हो गया, फिर सारे राइट्स आपके कॉन्फिस्केट हो जाए। बिल्कुल। फिर इंसॉल्वेंट हो गया ना, एक तरीके से इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चलेगा फिर। होता नहीं है जनरली ऐसा। ये लिख ले अपना। अरे भैया, जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो, ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और अपने शेयर्स हम कंपनी के अपने खुद के शेयर खरीद सकते हैं? तो अपने शेयर थोड़ी खरीद सकती है। वो खरीदने के बाद क्या करने पड़ेंगे फिर? बायबैक में तो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। अपने नाम पे थोड़ी होल्ड करती है। तो वही ना, अपने शेयर खुद ही नहीं खरीद सकती, खुद के नाम पे होल्ड नहीं कर सकती, तो गिरवी कैसे रखेगी? हाँ, अगर मान लो कल को डिफॉल्ट कर दिया, तो ये जरूर है कि कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर करके ओनरशिप दे दे आपको। ये पॉसिबल है ना? ये चीज है। अब यहाँ पर बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? कंपनी की इन्वेस्टमेंट की। तो वो अपने ही शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो ये किसकी बात हो रही है? उन शेयर्स की जिसमें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। डन। चलो, अब ये तीसरा, डी, विच इज द लास्ट केस, फ्रॉम होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी। अभी लिस्टेड जनरली क्या होता है बेटा? सेक्शन 29 पढ़ा आपने कि आपको डिपॉजिटरी के पास शेयर्स होल्ड करने पड़ेंगे डीमैट अकाउंट वगैरह में। तो डीमैट अकाउंट का मतलब ही क्या होता है? डिपॉजिटरी के पास। व्हेन सच इन्वेस्टमेंट आर इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय कंपनी एज अ बेनिफिशियल ओनर। सुनो इधर ध्यान से। बेटा क्या होता है? पॉइंट नंबर बी, कंपनी ने किसी लिस्टेड कंपनी में, कहां पे जी? लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। क्या करी हुई है? इन्वेस्टमेंट करी हुई है इन द शेयर्स। ध्यान से सुनना इधर। अब सुनो, जितने भी पर्सन बेटा लिस्टेड कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, लगभग बेटा इसके लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आप कहां से खरीदते हो? डिपॉजिटरी से ही तो खरीदते हो, तो वाया स्टॉक मार्केट। हाँ जी, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही तो आप परचेस करते हो। और वो शेयर्स किसके नाम पे होते हैं? लिस्टेड कंपनी के जितने भी फिजिकल शेयर्स होंगे वो सारे के सारे किसके नाम पे होते हैं? डिपॉजिटरी के नाम पे। क्योंकि बेटा इनिशियली आईपीओ के टाइम ही सारे शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं? और डिपॉजिटरी, जो शेयर्स इनको कंपनी जो खरीदेंगे बेटा, ये कंपनी में एक्चुअली शेयर होल्डर नहीं होते, ये क्या होते हैं? बेनिफिशियल होल्डर होते हैं। क्या होते हैं? बेनिफिशियल होल्डर होते हैं। भाई जैसे मान लो मैंने ना किसी लिस्टेड कंपनी में शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं शेयर होल्डर नहीं हूँ दोस्त, मैं बेनिफिशियल होल्डर हूँ। मैं क्या हूँ? भाई शेयर्स किसके पास है? है ना? और बेनिफिशियल होल्डर मेंबर होता है, वो पढ़ेंगे आगे चल के मेंबरशिप चैप्टर में है। बट एट एट पॉइंट ऑफ टाइम आपके शेयर किसके पास है? तो ये जो शेयर्स हैं, ये हेल्ड इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी। किसके नाम पे है? डिपॉजिटरी। और कंपनी सिर्फ क्या है? बेनिफिशियल होल्डर है। तो ये केस भी पॉसिबल है। समझे ना? चलो लिख लो इसको। यहां पर भी नाम कंपनी के नाम पे है क्या शेयर्स?
नहीं, किसके नाम पे है बेटा? डिपॉजिटरी के पास। कंपनी क्या है? बेनिफिशियरी की तरह रोल प्ले कर रही है, ठीक है। लिखिए। देखो अमित। कैसे? किसी को देख रहा होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देख रहा था ना किसी को? है? चलो जल्दी करो। तो ये कितने केस हो गए बेटा एक्सेप्शन के? 5 केस हो गए बच्चे। सब्सिडरी कंपनी को भूल गए। तो ये 4 केस सबसेक्शन 2 के है ना। तो जो पांचवा केस हमने पढ़ा था वो किसका था? प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 187। अभी तो याद है ना लायकों को, एक हफ्ते बाद पूछूंगा सब भूल जाएंगे। और एग्जाम में 100% भूल जाएंगे। बेटा सैटरडे को ना आपकी क्लास होगी 5 बजे तक। ठीक है, 10 बजे से 5 बजे तक। तो लंच वगैरह लेके आना सैटरडे को। उस दिन मैं डायरेक्टर चैप्टर तुम्हारा। तो बचा है। ये तो दूसरा खत्म होगा आज। अभी तो बहुत बचा हुआ है कम पहला। नॉट वरी, हो जाएगा। ये लिखा आप लोगों ने? इधर देखो, इधर देखो, देखो शाबाश। Thus, it is not necessary for the company to hold shares or stock or debenture in its own name if they are deposited with the banks offset. The resolution of the board of directors on behalf is sufficient. The bank is entitled to shares and debentures registered its own name with a specific purpose of collecting dividend. पढ़ चुके हो बेटा ऑलरेडी, इसको रीड कर लेना एक बार। ठीक है जी। तो ये आपने कुछ एक्सेप्शन पढ़े। आप जरा इधर देखो, सबसेक्शन 3 में आते हैं। किस में आते हैं? तो सबसेक्शन 3 कहता है रजिस्टर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन कंपनीज ओन नेम। सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इधर देखो, शाबाश। याद है एक पॉइंट था, प्रोविजो ऑफ सबसेक्शन 1। हाँ। प्लस सबसेक्शन 2। बोलो। हाँ। तो ये जो सेक्शन है ना सबसेक्शन 3, ये बेसिकली इनके लिए अप्लाई हो रहा है। यानी कि सर उस इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई हो रहा है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अपने नाम पे नहीं कर रखी है, किसी और के नाम पे करी हुई है। तो उसका आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना है। क्या नाम है सर? अमित। भाई हमने 186 में ना एक रजिस्टर्ड मेंटेन किया था। इन्वेस्टमेंट, लोन, सिक्योरिटी, गारंटी, नाम क्या था रजिस्टर्ड? काजल। एमबीपी 2। सुना? क्या था? एमबीपी 2। नालायक, तोड़ दूंगा हड्डियां भी। इधर देखो, कहते हैं सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 187 ऑफ एक्ट वेयर इन पर्सन्स ऑफ क्लॉज डी से लेकर ग्लॉस डी ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एनी शेयर सिक्योरिटीज इन विच इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड बाय कंपनी नॉट हेल्ड बाय इट्स ओन नेम। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है सिक्योरिटी में और वो कंपनी के नाम पे नहीं है, द कंपनी शेल मेंटेन ए रजिस्टर्ड। बेटा कौन से फॉर्म है? विच कंटेन्स इन पर्टिकुलर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ रूल 14। कहता है सच रजिस्टर्ड शेल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एज वेल। अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उसमें कंपनी लगा सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये रजिस्टर्ड मेंटेन होता है कौन से फॉर्म में? एमबीपी 3 में। कौन से फॉर्म में? एमबीपी 3 में। तो एमबीपी 2 में बेटा सेक्शन 186 में रजिस्टर्ड मेंटेन होता था, और यहाँ पर किस में होता है? 180, सॉरी, एमबीपी 3 में। ठीक है।
अब सुनो, बाकी सेम चीजें हैं, बस सुनते रहना ध्यान से। एवरी कंपनी शेल फॉर्म डेट रजिस्ट्रेशन मेंटेन द रजिस्टर ऑफ कौन सा, MBP3, and enter therein chronologically particulars of the investment shares, other security beneficiary held by the company, but which is not held in own name, मतलब उसके नाम पे नहीं है, and shall record the reason for holding the investment in own name and the relationship and contact with the investment held in the other person है, मतलब जिस व्यक्ति के नाम पे अपने शेयर होल्ड करे हुए हैं उसके साथ क्या रिलेशन है आपके, ये भी आपको डिस्क्लोज यहाँ पर करना पड़ेगा। कहते हैं कंपनी शेल ऑल्सो रिकॉर्ड whether such investment held in third party name for time being force or otherwise। कहते हैं रजिस्टर्ड शेल बी मेंटेन कहाँ पे, रजिस्टर्ड ऑफिस में। रजिस्टर्ड शेल बी प्रिजर्व करोगे कैसे, परमानेंटली, और किसकी कस्टडी में रहेगा, सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। अगर CS नहीं है कंपनी में तो कोई भी डायरेक्टर ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है इस काम के लिए। सभी एंट्रीज रजिस्टर में ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी या वो पर्सन जिसको क्या सेम ही है बिल्कुल, बोलो। तो MBP 2 में जनरली हम रजिस्टर्ड मेंटेन करते थे कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 186 में, और MBP 3 187 में। ठीक है। पनिशमेंट, अगर आपने ये सेक्शन के किसी भी क्लॉज को फॉलो नहीं किया तो सेक्शन 187 सबसेक्शन 4 आपको पेनल्टी लगाएगा। इफ कंपनी इज डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन कंपनी शैल लेवल फॉर द पेनल्टी कितना, 5 लाख रुपए, और हर ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी बेटा, 50,000 रुपए की। हालांकि यार चेंज हुआ है, पहले इसमें पेनल्टी ज्यादा थी, इसको कम कर दिया बात में। ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा सेक्शन 187 समाप्त। नाउ टेक अ ब्रेक, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या,